Hello students, how are you all? Hope so all of you are fine and happy. Welcome to my YouTube channel, Biology in Seconds. Today we will discuss the endoplasmic reticulum. Let's start. होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो पहले इसको थोड़ा सा देख लेते हैं डेफिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। एन इंटरकनेक्टिंग नेटवर्क ऑफ चैनल्स, चैनल्स कहा जाता है रस्तों को, ठीक है। और इंटरकनेक्टेड है मतलब कि आपस में लिंक्ड है, एज यू कैन सी ओवर हियर, ये रस्ते हैं और ये आपस में लिंक्ड हैं, विद दीस आर लिंक्ड विद ईच अदर, इंटरकनेक्टिंग नेटवर्क। एंड दीज चैनल्स आर एनक्लोज्ड बाय मेम्ब्रेन, इनके बाहर मेम्ब्रेन है ताकि जो मटेरियल साइटोप्लाज्म का है वो इसके इन चैनल्स के अंदर ना आ सके। तो ये तुमसा इंटरकनेक्टेड नेटवर्क है चैनल्स का, जिसको मेम्ब्रेन, सिंगल मेम्ब्रेन जो है वो सेपरेट कर रही है। इनको हम इंडिविजुअली नाम देते हैं सिस्टरने का, दीस आर कॉल्ड एज सिस्टरने। और इसको आगे हम ब्रैकेट में मैंने लिखा हुआ है इलोंगेटेड क्लोज्ड सैक्स, ये इलोंगेटेड है, ठीक है, और क्लोज्ड है, बंद है, थैलियां हैं, पिचकी में फ्लैटेंड सैक्स है। एक्सटेंडेड फ्रॉम, जनरली एक्सटेंडेड फ्रॉम, ये इसकी एक्सटेंशन है, यानी कहां से शुरू होता है कहां पे खत्म होता है। ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस की ये इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और ये आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। सो दिस इज, और आपको याद होगा और न्यूक्लियस में बताया था, आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है इट इज कॉन्टिन्यूअस विद एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो ये आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन देखें जरा, तो इट इज कॉन्टिन्यूअस विद एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये सारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सो इट जनरली एक्सटेंड्स फ्रॉम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में कौन सी, आउटर, याद रखना है, टू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, तो बाहर सेल की जो बाहर वाली आउटर कवरिंग होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, वहां तक ये जाते हैं। इनकी अपीयरेंस, इनकी शेप्स जो है ये वेरी करती है सेल टू सेल एज पर द फंक्शन ऑफ द सेल, क्लियर। सो दैट्स इट्स डेफिनेशन। थोड़ा सा लफ्जी मतलब देख लें इनका। एंडो मींस इनसाइड, प्लाज्म मींस द साइटोप्लाज्म, यानी साइटोप्लाज्म के अंदर या फिर प्रोटोप्लाज्म के अंदर। रेटिकुलम, रेटिकुलम का वर्ड जहां कहीं पे भी आएगा डियर स्टूडेंट्स याद रख लेना, इसको मार्क कर लें। इट मींस नेटवर्क, क्लियर। रेटिकुलम फर्स्ट ईयर में कई दफा इस्तेमाल होगा, सेकंड ईयर में भी कई दफा इस्तेमाल होगा, ये रेटिकुलम का वर्ड मुख्तलिफ शक्लों में आएगा। सो लाइक सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइक रेटिकुलर फॉर्मेशन, क्लियर, नर्वस सिस्टम के अंदर। और इसी तरह से आगे जहां जहां पे आएगा मैं बताता जाऊंगा आपको। या फिर रेटिकुलेट विनेशन, ठीक है, चैप्टर नंबर 9 आपको याद होगा, किंगडम प्लांटिस से। तो रेटिकुलेट या रेटिकुलम मींस नेटवर्क, क्लियर। अच्छा स्टूडेंट्स, अब इसकी बात करेंगे कंपोनेंट्स के हवाले से। सो कंपोनेंट्स के एतबार से देखें तो तीन इसको हम कंपोनेंट्स में डिवाइड करते हैं। द फर्स्ट वन इज सिस्टर्नी, सिंगुलर इज सिस्टर्ना, एक सैक हो तो सिस्टर्ना, चूंकि बहुत सारे होते हैं तो द प्लूरल इज सिस्टर्नी। सो दिस आर लॉन्ग फ्लैटेंड, फ्लैटेंड मतलब पिचकी हुई, लाइक दिस, एंड अनब्रांच्ड, और इनकी कोई मजीद ब्रांचेस नहीं है, ये इस तरह से फ्लैट है, मतलब इसे दिस इज कॉल्ड एज ब्रांचिंग, दिस इज कॉल्ड एज ब्रांचिंग, लेकिन ये बिल्कुल फ्लैट है और अनब्रांच्ड है। यूनिट्स, सो दीज फ्लैटेंड, ये फ्लैट है बिल्कुल, ठीक है। लेट्स हैव अ लुक। मैं एक सिस्टरने को बाहर निकाल के दिखाता हूं आपको। इस तरह से फ्लैट है और ये ऐसे नीचे से, ये लाइक दिस, और इसकी कोई ब्रांच नहीं है, ठीक है, इस तरह से मौजूद। और ये इसकी आउटर सरफेस है जिसको मैं ये मार्क कर रहा हूं, दिस इज आउटर सरफेस, आउटर सरफेस, ठीक है। और इसके ऊपर, ये आउटर सरफेस के ऊपर मेम्ब्रेन, और अंदर ये बनता है स्पेस, ठीक है, ये स्पेस जिसको हम कह रहे हैं सिस्टर्नल स्पेस ओवर हियर। ये सारी स्पेसेस क्या है, सिस्टर्नल स्पेस, ये अंदर सिस्टर्नल स्पेस, ये एक को मैंने लिखा है, ये बाहर मेम्ब्रेन। और अगर यहाँ पे साथ अटैच हो बाहर राइबोसोम्स, तो ये क्या बन जाता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, क्लियर। तो मैंने एक निकाल दिया, इस तरह से ये नेटवर्क है और आपस में इंटरकनेक्टेड है ये। So endoplasmic reticulum, it is a network of channels bounded by single membrane, clear, bounded by single membrane, क्योंकि single membrane bounded organelle है। So it is present extended from the outer nuclear membrane to the plasma membrane. दूसरा component, vesicles, oval membrane bounded structures, oval membrane bounded structures, आपको गोल्गी apparatus याद, आगे चलकर मैं डिस्कस भी करूंगा। तो यहां से स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से वो छोटे छोटे वेसिकल्स कंटेनिंग द मटेरियल्स ऑफ सिंथेसिस, आमतौर पर प्रोटीन्स, ठीक है। तो वो प्रोटीन्स जहां से वो मेम्ब्रेन के अंदर बाउंड होकर छोटे छोटे गोल से वेसिकल्स निकलेंगे, यहां से टूट, जब स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम टूटेगा, सो इट विल कंटेनिंग द प्रोडक्ट्स ऑफ सिंथेसिस, तो इसे कहते हैं वेसिकल, क्लियर। और ट्यूब्यूल्स, इररेगुलर, ये देखें इररेगुलर, कोई तरतीब है इनकी, नो, एंड ऑफन ब्रांच्ड, ठीक है, ये देखें एक ब्रांच, दो ब्रांच, तीन ब्रांच। ट्यूब्स, ये ट्यूब्स हैं, दीस आर ट्यूब्स, बाउंडेड बाय मेम्ब्रेन, बाउंडेड बाय मेम्ब्रेन, सिंगल मेम्ब्रेन, तो ये सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल है। तो ये तीन कंपोनेंट्स हैं डियर स्टूडेंट्स, द सिस्टर्ने, ये वाला सिस्टर्ने, ट्यूब्स एंड द tubules and the vesicles. Now, the endoplasmic reticulum divides the intracellular space into two major components, two definite components. Intracellular का क्या मतलब होता है? Intra means within, cellular मतलब सेल, यानी सेल के अंदर जो जगह है उसको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करता है, दो स्पेसिस में डिवाइड कर देता है और दो डिस्टिंक्ट कंपार्टमेंट्स बना देता है इसमें। सो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम
it divides the intracellular. Intra means within cellular means cell, means within the cell. So endoplasmic reticulum divides the cell space into two distinct, कितनी, दो distinct compartments. नंबर वन ल्यूमिनल. ल्यूमिनल का मतलब ल्यूमन से, ल्यूमन का मतलब सुराख होता है, तो ये अंदर देखिए स्पेसेस है, ये अंदर एक बाउंडेड है, ये ल्यूमिनल स्पेसेस यानी सिस्टर्नल स्पेस, मतलब के सिस्टर्नल स्पेस इनसाइड, ये अंदर वाली तरफ. एंड एक्स्ट्रा ल्यूमिनल. एक्स्ट्रा मींस आउटसाइड, यानी ल्यूमन के बाहर. तो ल्यूमन के बाहर क्या पड़ा हुआ है? साइटोप्लाज्म. तो एक्स्ट्रा ल्यूमिनल कंपार्टमेंट कहलाएगा साइटोप्लाज्म, और ल्यूमिनल कहलाएगा इसके अंदर जो सिस्टर्नल स्पेस है. तो ये किसने डिवाइड किया है? सो दिस डिवीजन इज डन बाय द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. चले अब एक और नई चीज पढ़ते हैं, दैट इज मॉडिफिकेशंस ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. तो क्योंकि आई एम डूइंग टू कंबाइन ऑल द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यू हैव रेड इन द फर्स्ट ईयर एंड द सेकंड ईयर ऑफ द बायोलॉजी. तो मॉडिफिकेशंस, पहली सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम आपने पढ़ी, उसमें मूवमेंट वाले चैप्टर में, सपोर्ट एंड मूवमेंट, ठीक है, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम इन द टॉपिक ऑफ मायोलॉजी, मसल्स के टॉपिक में, ठीक है. तो वहां पे आपने पढ़ा था स्केलेटल मसल में कि उनके जो स्केलेटल मसल फाइबर होता है उसके ऊपर जो एंडोप्लाज्मिक उसका जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसको क्या कहते हैं? सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम. एक खास किस्म का एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो. और ये वाला जो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम है इसमें रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं है, इसमें स्मूथ है, पहली बात. और दूसरी बात, ये कैल्शियम आयंस को स्टोर कर लेता है अपने ट्यूब्स के अंदर, ठीक है, जैसे ये ट्यूब्स बनी इनके अंदर स्टोर कर लेता है. तो इस तरह से जब ये स्टोर कर सकता है कैल्शियम को, तो फिर क्या कर सकता है? इट हेल्प्स इन मसल कंट्रैक्शन. क्लियर? सो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सार्को का मतलब यानी सार्क का क्या मतलब होता है? मसल, फ्लैश, ये ग्रीक वर्ड है. सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम नेटवर्क ऑफ चैनल्स विदिन द मसल फाइबर, क्लियर, और मसल सेल और मायोसाइट इन skeletal and cardiac muscles, दोनों के अंदर, ठीक है, इन skeletal and cardiac muscles, and both of them they are striated or stripped muscles. The smooth endoplasmic reticulum is called sarcoplasmic reticulum. ये मैंने इसकी short form लिखी है SR, sarcoplasmic reticulum. Function, it stores calcium in their lumen. कहाँ पर? lumen के अंदर. lumen मतलब space, ये इनके अंदर जो space है वहां पर store करता है. एक और modification है, that is called ergastoplasm. That is called ergastoplasm. ये देखें स्टूडेंट्स, ये एक सिस्टर्न है आपके सामने, ठीक है, और इसके ऊपर बहुत सारे राइबोसोम्स. इसके मैं पैरेलल एक और सिस्टर्न यहाँ बना देता हूँ, उसके ऊपर भी बहुत सारे राइबोसोम्स हैं. तो ये वाला जो स्ट्रक्चर है ये कहलाएगा ergastoplasm. सो मेनी राइबोसोम्स अटैच्ड ऑन स्मॉल पैरेलल सिस्टर्न. ये छोटे छोटे सिस्टर्न और पैरेलल है, एक ये आगे पड़ा हुआ है, ये इसकी आउटर सरफेस, यहाँ पर राइबोसोम्स, एक ये इसके आगे ये वाला है, इसकी आउटर सरफेस पे राइबोसोम. तो ये पैरेलल जो पड़े हुए हैं ये दो सिस्टर्न और इनके ऊपर बहुत सारे राइबोसोम्स अटैच्ड हैं. सो दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज ergastoplasm. चलिए इनडायरेक्टली कोर इसको इस तरह से कर लेते हैं. एक्चुअली ये वाला स्ट्रक्चर कहां पर मौजूद है? ओनली इट इज द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को ही कहते हैं अल्टरनेटिवली ergastoplasm. इट इज कॉल्ड ergastoplasm. क्लियर? ये भी एमसीक्यूज के लिए नोट कर लें. सो मेनी राइबोसोम्स अटैच्ड ऑन स्मॉल पैरेलल सिस्टर्नी ऑन रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. ऑन रफ इट इज कॉल्ड ergastoplasm. क्लियर? और उसके बाद याद आपको नर्वस कोऑर्डिनेशन, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, और उसमें न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन्स एंड सेंसरी न्यूरॉन्स, दे हैव नेजल ग्रैन्यूल्स और नेजल बॉडीज, ठीक है. तो नेजल बॉडी या ग्रैन्यूल्स एक्चुअली दे आर द ergastoplasm ऑफ नर्व सेल्स. आपने पढ़ा था ना वहां पे जो नेजल ग्रैन्यूल्स आर ग्रुप ऑफ राइबोसोम्स एसोसिएटेड विद गोल्गी apparatus, ठीक है. एंड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, कौन सा रेटिकुलम? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वहां पे भी आपने पढ़ा हुआ है, ठीक है. तो न्यूरॉन के अंदर तो नेजल ग्रैन्यूल्स में रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. क्लियर? यानी कि न्यूरॉन के अंदर कौन सा रेटिकुलम? रफ. सो जो ergastoplasm है नर्व सेल्स का यानी कि न्यूरॉन्स का, उसे कहते हैं नेजल बॉडी और नेजल ग्रैन्यूल्स. सो दैट इज व्हाट अ लिटिल बिट इंफॉर्मेशन रिगार्डेड द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. अब इसके दो ही मॉर्फोलॉजिकल फॉर्म्स हैं. इट हैज गॉट टू मॉर्फोलॉजिकल, मतलब फॉर्म एंड स्ट्रक्चर और शेप. तो शेप के एतबार से, फॉर्म्स के एतबार से, जो उसकी अपीयरेंस के एतबार से दो ही मॉर्फोलॉजिकल फॉर्म्स हैं. एक ये जो आपको नजर आ रही है ब्लूइश और उसके ऊपर ये रेड रेड स्पॉट्स. एक तो ये है इसकी मॉर्फोलॉजिकल, ये सेपरेट दिख रही है, ये न्यूक्लियस है, ठीक है. और इसके आगे यहाँ पे देखें ट्यूब्स की तरह के कुछ स्ट्रक्चर्स बने हुए हैं, ये वाले. एक ये अलग से यानी कि मॉर्फोलॉजी है, ठीक है. तो ये जो सी इस तरह से राइबोसोम जिसके साथ अटैच और फ्लैटेंड सैक्स हैं, इलोंगेटेड सैक्स हैं, दिस इज कॉल्ड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और RER, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. जिसका दूसरा क्या नाम मैंने बताया आपको? ergastoplasm. It is also called ergastoplasm.
यहाँ पर देखिएगा, इसमें इस तरह से सिस्टरने मौजूद हैं, सिस्टरने लॉन्ग, फ्लैटेंड एंड अनब्रांच्ड यूनिट्स ये वाले मौजूद हैं, और उनकी आउटर सरफेस पे, याद रखना है, आउटर सरफेस पे, बाहर वाले सरफेस पे, अंदर वाले स्पेस में नहीं, बाहर सरफेस के ऊपर, मेम्ब्रेन के ऊपर अटैच्ड हैं राइबोसोम्स। और ये वाला जो स्ट्रक्चर आपको नजर आ रहा है, दैट इज इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर। क्लियर? इट इज इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर। तो यहाँ पर खैर ये इस तरह से फ्लैटेंड है, ये देखिए इंटरकनेक्टेड चैनल्स हैं, ये चैनल्स नेटवर्क है, आपस में कनेक्टेड हैं, ये इस तरह से। क्लियर? ये न्यूक्लियर पोर इस तरह से आपस में इंटरकनेक्टेड। So this is called as rough endoplasmic reticulum. It has got ribosomes. It has got ribosomes attached with outer surface. बाहर वाली सरफेस। इसी वजह से तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में इसकी जो अपीयरेंस होती है वो रफ आती है, क्योंकि राइबोसोम जो है ये ग्रेनुलर स्ट्रक्चर है, तो ग्रेनुलर स्ट्रक्चर ऐसे रफ टाइप नजर आ रहा होता है। ठीक है, सो दैट इज द रीजन इसके साथ अटैच्ड राइबोसोम्स हैं, तो इसको रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहेंगे। अच्छा, इनको कंपैरिजन में मैं लेकर चलने लगूं। ठीक है, रफ और ये वाला जो आगे है स्मूथ। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को स्मूथ क्यों कहते हैं? स्मूथ का मतलब बिल्कुल प्लेन, कोई उसमें रफ या कुछ तरह की चीजें नहीं है। सो मींस दैट इज डिवॉइड ऑफ राइबोसोम्स, यहाँ पर राइबोसोम्स नहीं है। तो राइबोसोम किसके पास ना हो तो अपीयरेंस स्मूथ आती है, ये ट्यूब्स की तरह की है। दिस इज स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बिकॉज देयर आर नो राइबोसोम्स अटैच्ड। नो। क्लियर? ये जो सा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इट इज मोर स्टेबल स्ट्रक्चर, ये ज्यादा स्टेबल है, एंड कंपैरेटिवली स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इट इज लेस स्टेबल स्ट्रक्चर। ये थोड़ा सा कंपैरेटिवली लेस स्टेबल है, मतलब कि ये क्योंकि यहाँ पर ये यहाँ से बड ऑफ होते हैं, वेसिकल्स टूट रहे होंगे, तो ये इतना ज्यादा स्टेबल स्ट्रक्चर नहीं है। नेक्स्ट, मेनली कंपोज्ड ऑफ सिस्टर्ने एंड वेसिकल्स। ये हमने कंपोनेंट्स पढ़े थे, सिस्टर्ने एंड वेसिकल्स। सो वेसिकल्स इसमें ज्यादा सिस्टर्ने हैं, ये सिस्टर्ने और वेसिकल्स। और जबकि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात करें, so mainly composed of tubules। तीसरा कंपोनेंट tubules, irregular and branched, जबकि सिस्टर्ने they are regular and flattened and unbranched। ठीक है, स्टॉक्स की तरह, जैसे स्टॉक लगा हुआ स्टॉक है। क्लियर? अब आते हैं, देखते हैं कि यहाँ पर ये abundant कहाँ पर है। ये इंपॉर्टेंट है रिगार्डिंग द योर एंटी टेस्ट एमसीक्यूज। सो abundant in cells, ये इनकी abundance जरूर समझनी है। abundance में देखिएगा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तो इसके साथ चूंकि राइबोसोम अटैच है, तो इसका मतलब है कि राइबोसोम वाला फंक्शन परफॉर्म करेंगे ये, मतलब द प्रोटीन सिंथेसिस। सो अबंडेंट इन द सेल्स व्हिच आर एंगेज्ड इन प्रोटीन सिंथेसिस, एंड सेक्रेशंस। जो सेक्रेशंस होती हैं, जो प्रोटीन इन नेचर होती हैं, याद होगा गोल्जी ऑपरेटर्स आगे चल के डिस्कस भी करेंगे। तो हर वो स्ट्रक्चर सेल में या बॉडी के अंदर जहां पर प्रोटीन सिंथेसिस हो रही है या फिर वहां पर सेक्रेशंस बन रही हैं, जो भी सेल इस एक्टिविटी में एंगेज्ड है, उसके अंदर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कौन सा वाला? रफ, वो ज्यादा है, इट इज अबंडेंट। जैसा कि लाइक कहां पर ये काम बहुत ज्यादा होता है, लाइक इन द लिवर, ठीक है, लाइक इन द पेनक्रियास, लाइक इन द गॉबलेट सेल्स, ठीक है, ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के सेल्स यूजुअली, और ये अपने सेक्रेशंस, म्यूकस, इस तरह के सेक्रेशंस रिलीज करते हैं। एंड इट आल्सो प्रोवाइड्स, चूंकि एक स्टॉक की तरह का एक ये स्ट्रक्चर है और फैला हुआ है आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से लेकर के बाहर प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक, तो ये मैकेनिकल सपोर्ट भी ऑफर करता है। जबकि हम स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात करें, सो इट इज अबंडेंट इन द सेल्स विद ग्लाइकोजन एंड लिपिड मेटाबॉलिज्म। ऐसे सेल्स जहां पर एक तो लिपिड मेटाबॉलिज्म बहुत हो रहा हो, दूसरा जहां पर ग्लाइकोजन की मेटाबॉलिज्म हो रहा हो, मतलब कि ग्लाइकोजन टूट रहा हो खासतौर पर, या वो बन रहा हो खासतौर पर। ठीक है, सो इन बोथ केसेस ग्लाइकोजन एंड लिपिड मेटाबॉलिज्म ऐसे सेल्स में इसकी अबंडेंस ज्यादा है। अच्छा, पहले बात कर लें जरा लिपिड मेटाबॉलिज्म के हवाले से, यहाँ पर कौन सा लिपिड मेटाबॉलिज्म होने वाला है। तो डियर स्टूडेंट्स, लिपिड मेटाबॉलिज्म में एक तो चीज याद रखनी है कि ऑयल्स बनेंगे यहाँ पर, यानी कि ये एनाबॉलिक रिएक्शंस हो रहे हैं यहाँ पर। ये इट इज स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इट इज इन्वॉल्वड इन द एनाबॉलिज्म ऑफ लिपिड्स। सो एक तो ऑयल्स की सिंथेसिस, ऑयल्स आपने पढ़े में, ठीक है, which are fatty acids, the fatty acids which are liquid at room temperature, they are called as oils। इसी तरह से फॉस्फोलिपिड्स, उनके सिंथेसिस जैसे कि फॉस्फेटिडाइलकोलिन और लेसिथिन, और इसके अलावा स्टीरॉइड्स, यानी स्टीरॉइड्स लाइक कोलेस्ट्रॉल, ठीक है, स्टीरॉइड का कोलेस्ट्रॉल भी आप मेंशन कर सकते हैं, और कोलेस्टेरॉल, ठीक है, उसकी सिंथेसिस। अब डियर स्टूडेंट्स, जरा थोड़ा सा आप थोड़ा सा इनडायरेक्टली इसको लिंक करें जरा। फॉस्फोलिपिड्स एंड स्टीरॉइड्स लाइक कोलेस्ट्रॉल, ये कहाँ पर हमें चाहिए होते हैं? दीज आर रिक्वायर्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स। ठीक है, तो मतलब कि जो हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स या जो दूसरी सेल मेम्ब्रेन्स होती हैं, वहाँ पर जो लिपिड्स चाहिए होते हैं, ये वहाँ पर हेल्प करती है। ठीक है, मतलब कि इट इज इन्वॉल्वड इन द फॉर्मेशन ऑफ द मेम्ब्रेन्स। क्लियर?
और इसी तरह से इट इज ऑल्सो इन्वॉल्व इन द ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स इन द मसल्स एंड द नर्व सेल्स। मसल्स और नर्व सेल्स में नर्व इम्पल्स ट्रांसमिशन करवाती है। मसल सेल्स आपने पढ़ा हुआ इन द कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, ठीक है, वहां पर मसल्स में बायोलॉजी किस तरह से वो नर्व इम्पल्स आती है और फिर उसकी सार्कोलेमा के ऊपर वो ट्रेवल करती है, ठीक है। नाउ इट इज अबंडेंट इन द सेल्स विद ग्लाइकोजन एंड लिपिड मेटाबॉलिज्म। ये सेल्स कहां पर पाए जाएंगी? सेल से मिलकर क्या बनता है? टिश्यू, यस। सो सच एज इन एडिपोज टिश्यू। कौन सा टिश्यू? एडिपोज, मतलब वो टिश्यू जो फैट सेल्स के मिलने से बने, ठीक है, वहां पर इनकी अबंडेंस ज्यादा होगी, यहाँ पर फैट ज्यादा होगी। इन द मसल्स, मसल्स में बता दिया आपको, ठीक है, वहां पर सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में आपको बताया कि SER, ठीक है, इन द स्केलेटन एंड कार्डिक मसल्स, ठीक है, SER इज कॉल्ड सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सो हम क्या पढ़ रहे हैं? वी आर स्टडीइंग SER, मतलब स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो वहां पर ये मौजूद है सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम की शक्ल में, खास तौर पर कार्डिक और स्केलेटल मसल्स में। ऑल्सो इन द लिवर सेल्स, it is also present in the liver cells. They are also involved, the smooth endoplasmic reticulum, it is also involved in the detoxification of harmful drugs. कोई भी हार्मफुल ड्रग जो कि हमारे पास आती है उसकी डिटॉक्सिफिकेशन करवाई जाती है विद द हेल्प ऑफ द स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। डियर स्टूडेंट्स, तो थोड़ा सा गौर कीजिए और रिकॉल कीजिए कि डिटॉक्सिफिकेशन फैक्ट्री कहां पर है हमारी। यस, यस, यू आर राइट। सो डिटॉक्सिफिकेशन यूजुअली टेक्स प्लेस एट इन द लिवर। शाबाश। सो लिवर के अंदर ये काम हो रहा है, मतलब इसका मतलब फिर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लिवर के अंदर भी बहुत है, क्योंकि वहां पर क्या होनी है? डिटॉक्सिफिकेशन। आपने जो कुछ खाया, जो कुछ पिया, चाहे कोई खाना खाया, चाहे कोई ड्रग्स ली। ड्रग्स दो तरह की होती हैं, मेडिसिनल ड्रग्स भी हो सकती हैं वो एडिक्टिव ड्रग्स भी हो सकती हैं, वो नहीं लेनी, ठीक है। मेडिसिनल ड्रग्स अगर कोई बीमारी हो जाए तो उस सूरत में, लेकिन किसी भी तरह का जो हार्मफुल ड्रग्स होती हैं जो हमारी बॉडी को नुकसान पहुंचाती हैं, सो आफ्टर वी इंजेस्ट वो एब्जॉर्ब होती हैं फ्रॉम आवर स्मॉल इंटेस्टाइन, फ्रॉम द आइलियम, एंड दे आर एब्जॉर्ब्ड इनटू द ब्लड। तो इससे पहले कि पूरी बॉडी को डिस्ट्रीब्यूट किया जाए, वो कहां जाता है? ब्लड पहले। यस, you are right, it goes into the liver through hepatic portal circulation. clear? तो वहां पे ये लिवर के अंदर जाएगा, लिवर उसको चेक करेगा कि इसमें कोई नुकसानदेह चीज है कि नहीं है। अगर है तो फिर उसको क्या करेगा? उसके इफेक्ट्स को डिटॉक्सिफाइड, टॉक्सिक सब्सटेंसेस के जो इफेक्ट्स होते हैं उनको खत्म कर देना, जायल कर देना, ये कहलाता है डिटॉक्सिफिकेशन। तो डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ द ड्रग्स एंड आल्सो द रिमूवल ऑफ टॉक्सिन्स। जो खाया था उसमें कोई टॉक्सिन्स है, हो सकता है वो किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म ने टॉक्सिन्स बनाए हों, ठीक है, जैसे बैक्टीरिया या कोई और माइक्रो ऑर्गेनिज्म, तो उन टॉक्सिन्स को भी ये नलिफाई करेगा, उनको रिमूव करवाएगा। एंड इट इज ऑल्सो इन्वॉल्व इन मसल कंट्रैक्शन। मसल कंट्रैक्शन किस तरह से? आपको बताया कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करता है? स्टोर करता है किस चीज को? कैल्शियम आयंस को। और कैल्शियम आयंस कहां पर मौजूद है? इसके लुमेन के अंदर स्टोर्ड है, ठीक है। और जैसे ही वो नर्व इम्पल्स आती है तो वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल्स ओपन होते हैं इन द सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। और फिर वो कैल्शियम वहां से निकलकर कहां जाती है? इनटू द साइटोसोल। और उसके नीचे क्या पड़ा होता है? ट्रोपोनिन कॉम्प्लेक्स। ट्रोपोनिन कॉम्प्लेक्स के ऊपर जो इनहिबिटरी पॉलीपेप्टाइड है उसके ऊपर बाइंड करेगी कैल्शियम, और फिर क्या होगा? जो ट्रोपोनिन क्या करेगा? इट विल पुल द ट्रोपोमायोसिन, और ट्रोपोमायोसिन जब जैसे थोड़ा सा ऊपर होगा तो एक्टिन के ऊपर जो जी साइट्स हैं, जो एक्टिव साइट्स हैं, दे विल गेट एक्सपोज्ड, एंड द हेड ऑफ द मायोसिन इट गेट्स अटैच्ड एंड इट विल पुश बैक टुवर्ड्स द सेंटर। उससे क्या होगा? इट लीड्स टू muscle contraction, and it's also involved in the transport of cellular products. तो cellular products मतलब सेल के अंदर कुछ चीजें बन रही हैं, लाइक न्यूक्लियस से कोई इन्फॉर्मेशन आई इन द फॉर्म ऑफ मैसेंजर आरएनए, और वो कहाँ पे गई? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यहाँ पर बहुत सारे राइबोसोम है, ये काम शुरू कर देंगे, उसकी प्रोटीन सिंथेसिस करवाएंगे। प्रोटीन सिंथेसिस होने के बाद यहाँ से होता हुआ अल्टीमेटली इट विल मूव इनटू द स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और फिर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को किसके ऊपर पास भेज रहा है? इट मूव्स इट टू द गोल्जी apparatus। ये गोल्जी भाई के पास भेजेगा इसको, ठीक है, ताकि इसकी फिनिशिंग करे, और जहां कहीं पर चाहिए सेल के अंदर या फिर सेल के बाहर वो ट्रांसपोर्ट कर दिया जाएगा। सो इट ऑल्सो हेल्प्स इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ सेलुलर प्रोडक्ट्स और सेलुलर मटेरियल्स टू बी ट्रांसपोर्टेड सेफली इनसाइड द सेल एज वेल एज आउटसाइड द सेल एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द सेल। क्लियर? और इट ऑल्सो ऑफर्स मैकेनिकल सपोर्ट। ये भी मैकेनिकल सपोर्ट ऑफर करते हैं। मैकेनिकल सपोर्ट क्या होती है स्टूडेंट्स? मैकेनिकल सपोर्ट वही है जो साइटोस्केलेटन प्रोवाइड कर रहा है, मतलब सेल की स्ट्रक्चर, उसकी मेंटेनेंस और उसकी इंटेग्रिटी, उसकी शेप को मेंटेन करवाना, ये होती है मैकेनिकल सपोर्ट, ताकि सेल डीफॉर्म ना हो जाए। इज दैट क्लियर? सो दिस इज हाउ द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम it helps. So this is a collaborative and comprehensive lecture on this structure. Clear?
और इसके अलावा भी हम अभी देखने लगे हैं कि इनके मजीद एक तो और फंक्शंस हैं वो जो रह गए हैं वो भी इसको भी कवर अप करते हैं। स्टूडेंट्स, द फंक्शंस ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, अब इसको जरा कॉम्प्रिहेंड कर लेते हैं। वैसे तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के और जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के जो फंक्शंस हैं इन जनरल वो इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ही फंक्शंस हैं, लेकिन उसमें कोई एक दो चीजें एडिशनल है। लाइक पहली बात करेंगे तो मैकेनिकल सपोर्ट जो हमने बात की, तो मैकेनिकल सपोर्ट वैसे आगे चल के पढ़ेंगे भी। ये बेसिक फंक्शन है साइटोस्केलेटन का, ठीक है। साइटोस्केलेटन वो तीन तरह के जो फिलामेंट्स हैं, स्पेशली द माइक्रोट्यूब्यूल्स एंड द माइक्रोफिलामेंट्स अलोंग विद द इंटरमीडिएट फिलामेंट्स, ये साइटोस्केलेटन की सपोर्ट होती है, मैकेनिकल सपोर्ट होती है, तो वो अकेले नहीं है, इट इज अलोंग विद द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो मैकेनिकल सपोर्ट एक इसका फंक्शन हो गया। नंबर 2 मोस्ट इंपॉर्टेंटली इंट्रासेलुलर, मतलब के विद इन द सेल एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स। सेल के अंदर जो एक्सचेंज हो रहा है मटेरियल्स का, एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाया जा रहा है, उसमें ये हेल्प कर रहे हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया जो प्रोटीन्स है सिंथेसाइज होती है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे, वो फिर वहां से जाती है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, वहां से जाती है फिर गोल्गी apparatus में, फिर वहां से एज पर द रिक्वायरमेंट। सो इस तरह से इंट्रासेलुलर एक्सचेंज। इट ऑल्सो कनेक्ट्स द न्यूक्लियर मटेरियल, जो न्यूक्लियस के अंदर जो मटेरियल था उसको कनेक्ट कर रहा है किसके साथ? प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स के साथ। क्योंकि हमने ये पढ़ा था कि जो इसकी जो एक्सटेंशन है इट स्टार्ट फ्रॉम द आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन टू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, तो वहां तक ये इसकी रसाई है, तो वहां तक चीजों को आपस में कनेक्ट करना जो मटेरियल्स हैं जो न्यूक्लियस से रिलेटेड है। इसके अलावा प्रोटीन सिंथेसिस, क्योंकि राइबोसोम्स है इसके पास रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ, जिसको हमने अर्गेस्टोप्लाज्म भी कहा, ठीक है। नाउ द लिपिड सिंथेसिस मैंने बताया आपको, उसमें ऑयल्स से सिंथेसाइज हो रहे हैं, उसमें फॉस्फोलिपिड सिंथेसाइज हो रहे हैं, उसमें स्टेरॉइड्स लाइक कोलेस्ट्रॉल्स ये सिंथेसाइज किए जा रहे हैं, यानी यहाँ पर एनाबॉलिज्म हो रहा है लिपिड्स का। क्लियर? इसके अलावा यहाँ पर वो ग्लाइकोजन के हवाले से भी बात हुई। इट ऑल्सो कंटेन्स सम एंजाइम्स, ये आपने पहली दफा बात सुनी होगी। इट ऑल्सो कंटेन्स सम एंजाइम्स लाइक सुक्रेजेस। सुक्रेज क्या करता है? इट एक्ट्स ऑन द सुक्रोज, और उसका ब्रेकडाउन करता है इनटू ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज। इस तरह से ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज, ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज ये बेसिकली एंजाइम है। आपने ग्लाइकोलाइसिस पढ़ा, ग्लूकोज इज कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। वहां पर जो एंजाइम चाहिए दैट इज हेक्सोकाइनेज। जो काइनेज होती हैं वो फॉस्फेट को ऐड करते हैं, और जो फॉस्फेटेजेस होते हैं ये उसका रिवर्स है, वो फॉस्फेट को वहां से तोड़ते हैं। याद रख लीजिए, ये जनरलाइज्ड इंफॉर्मेशन है। जो काइनेजेस होते हैं दे ऐड फॉस्फेट ग्रुप, ठीक है, और जो फॉस्फेटेजेस हैं दे आर यूज्ड टू रिमूव फॉस्फेट ग्रुप्स। क्लियर? तो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, जब भी सेल को जरूरत पड़े एनर्जी की और उसके पास एनर्जी मॉलिक्यूल और ग्लूकोज फ्री फॉर्म में नहीं है, तो फिर क्या किया जाएगा? ग्लूकोज 6 फॉस्फेट जिसके पास फॉस्फेट मौजूद है, इसके ऊपर ये एंजाइम एक्ट करेगा, और इसमें से क्या करेगा कि फॉस्फेट को अलग कर देगा और इससे क्या बनवा देगा? डी ग्लूकोज। और उसका क्या फायदा? अब इसकी होगी ऑक्सीडेशन, तो उससे क्या मिलेगा? कार्बन डाइऑक्साइड प्लस एटीपी प्लस वाटर प्लस हीट एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इसी तरह से NAD डाइफॉस्फेटेज, ये भी एक एंजाइम है जो कि क्या करता है? NADPH, याद आपको, निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट, दैट इज द रिड्यूस्ड फॉर्म, इसके ऊपर एक्ट करेगा और इसमें से ये फॉस्फेट ग्रुप को निकलवा देगा। बाकी क्या बच गया? ओनली NAD। क्लियर? तो वो फिर आगे इस्तेमाल हो सकता है, यानी इसको कन्वर्ट करवाने के लिए। सो दिस इज द फंक्शन। अच्छा याद रखना कि जो सा ये ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज है, ये वाहिद ऐसा एंजाइम है जो अभी हमने पढ़ा है, उसमें ये मेम्ब्रेन बाउंडेड एंजाइम है एंड इट इज ओनली एसोसिएटेड विद एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है? ये मेम्ब्रेन बाउंडेड एंजाइम है, याद रखें, हम ऑर्गेनेल की बात नहीं कर रहे, मेम्ब्रेन बाउंडेड एंजाइम की बात कर रहे हैं। और इसके अलावा जब सेल डिवीजन होती है, सेल डिवीजन, और सेल डिवीजन में जब कैरियोकाइनेसिस हो रही हो, तो पहले एक न्यूक्लियस वो डिसरप्ट होता है, उसकी मेम्ब्रेन्स डिसरप्ट होती हैं, उसके छोटे डिसमेंटल होता है, मतलब उसके फ्रैगमेंट्स बनते हैं। तो वो जो टूटे हुए न्यूक्लियस के फ्रैगमेंट्स प्लस इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के जो एलिमेंट्स हैं, ये आपस में मिलकर के क्या करते हैं, जब वो मुकम्मल हो चुकी होती है सेल डिवीजन, उसके क्रोमोसोम्स मूव कर चुके होते हैं आफ्टर ड्यूरिंग द टेलोफेज, तो ये उसको क्या बनवाता है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और द न्यूक्लियर एनिमल। So the fragments of nuclear membrane plus endoplasmic reticulum elements, they arranged around the chromosomes to form nuclear membrane। मतलब कि इसका रोल है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बनाने में, लेकिन कब? ड्यूरिंग कैरियोकाइनेसिस, जब वो खत्म हो रही होती है, जब सेल डिवीजन हो चुकी होती होने वाली होती है ड्यूरिंग द कैरियोकाइनेसिस। यानी सेल डिवीजन की कौन सी फेज में? कैरियोकाइनेसिस में, जब एक न्यूक्लियस से दो न्यूक्लियस बन रहे होते हैं। एंड ऑल मेम्ब्रेनस ऑर्गेनल्स, जितने भी सेल के अंदर मेम्ब्रेनस ऑर्गेनल्स हैं, चाहे वो वैक्यूल है, चाहे वो गोल्गी ऑपरेटस है, ठीक है। सो ये जितने भी मेम्ब्रेनस ऑर्गेनल्स हैं, ये सब के सब बनते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, सिवाय
एक्सेप्ट, एक्सेप्शन याद रखनी है, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट, द ऑर्गेनल्स ऑफ सिम्बायोटिक ऑर्गेनाइजेशन याद रखना है। इन दोनों के अलावा बाकी ऑल मेम्ब्रेनस ऑर्गेनल्स आर फॉर्म्ड बाय एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। जैसे कि गोल्जी प्लेटस, ठीक है, उसका जो फॉर्मिंग फेस है वो यही से तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से वेसिकल्स टूट कर जा रहे होते हैं। खैर तो होपफुली समझ आ गया। एंड आल्सो इट इज इन्वॉल्व इन डिटॉक्सिफिकेशन, वो हमने पढ़ा कि डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ हार्मफुल ड्रग्स एंड आल्सो द रिमूवल ऑफ टॉक्सिन्स एंड पॉल्यूटेंट्स फ्रॉम द सेल।